हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग चैनल एनसीईआरटी वाला पर। मैं अखिल रॉय, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर। जी जरूर सर, तब से 10 लेक्चर आपने करवा दिए रिलेशंस एंड फंक्शंस के, अब तो कुछ नया शुरू करो। जी जरूर, हम लोग लेकर आए हैं। आज मैं शुरुआत करूंगा यहां पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि बच्चों को काफी परेशान करता है, मैंने सुना है। तो आइए देखते हैं कौन परेशान करता है, उठा के पटक ना दिया तो है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कुछ ऐसे आप लोगों के सामने रखूंगा कि आप लोग ऐसा कि मन के अंदर गाना आएगा, अरे दिल घूमा रे घूमा रे घूमा है। तो ऐसे करके हम लोग बात करेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है क्या। सबसे पहले मैं आप लोगों को बेसिक्स बताऊंगा कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कैसे इसका जन्म होता है मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट्स के अंदर, और इन चीज़ों को समझने के लिए हमें क्या इससे पहले की चीज़ें आनी चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और फिर धीरे धीरे हम लोग यहाँ बेस से बढ़ाते 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 एकदम टॉप लेवल की चीज़ें कर रहे होंगे और मज़ेदार तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे। हैं जी, चलिए सर बिल्कुल करते हैं, शुरुआत करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इनवर्स फंक्शन के बारे में। सर आप तो फिर से रिलेशन फंक्शंस में आ गए घूम फिर के। ना बेटा, अब ये रिलेशन फंक्शंस का जो इनवर्स फंक्शन वाला पार्ट है, जब आप इनवर्स फंक्शन को नहीं समझोगे तो आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को कैसे समझोगे। पॉइंट है कि नहीं, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको पहले इनवर्स फंक्शन को समझना है, सीखना है, एंड देन उसके बाद हम लोग वापस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आएंगे और बात करेंगे कि कैसे इनवर्स फंक्शन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो हमारे इनवर्स ट्रिगो में लग रहे होते हैं। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सर कोई भी फंक्शन जो है वो इन्वर्टिबल कब कहलाता है। सर वो इन्वर्टिबल तब कहलाता है जब वो बाइजेक्टिव होता है। बाइजेक्टिव माने जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होता है। ये बात हम लोगों ने काफी अच्छे से सीखा था रिलेशन फंक्शंस के अंदर। जी सर, सीखा था। आगे तो किसी भी फंक्शन को इनवर्स अगर निकालना है तो उसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। और अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात करूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं इन जनरल बच्चा वो बाइजेक्टिव नहीं होते हैं। वो बाइजेक्टिव क्यों नहीं होते हैं, जैसा कि अगर मैं एक बेसिक आइडिया आप लोगों को देता हूं तो आप लोग ये कहेंगे कि सर साइन एक्स का ग्राफ ले लेते हैं एक बार, है ना। सपोज कीजिए हमारे पास एफ एक्स बराबर कौन है, सर साइन एक्स है। अब साइन एक्स का जब आप ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ग्राफ बनाते हैं तो सर बनाते हैं, बना दीजिए पहले, है ना, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तब आप कहेंगे कि सर हमारा साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ऐसे करके। अच्छा, फिर ये इधर की तरफ भी तो ऐसे करके ड्रॉ होता है। हाँ सर, ऐसे करके। फिर ये इधर की तरफ भी तो ऐसे करके चला जाता है, फिर ये इधर की तरफ ऐसे चला जाता है, एंड ये इनफाइनाइटली ऐसे करके ये वेव चलती रहती है ना। तब आप कहेंगे कि सर इसमें सबसे पहली चीज, अगर मैं इस फंक्शन को मैं एक पर्टिकुलर डोमेन और कोडोमेन पे सेट करता हूं, जो कि हम लोग कहते हैं कि सर रिलेशन जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर तक डिफाइन है, तो ये अपना हो जाता है इस फंक्शन का डोमेन, ठीक है सर। और ये हो जाता है इस फंक्शन का अपना कोडोमेन, ठीक है सर। ओके सर, कोई बात नहीं, यहां तक बात समझ में आती है। तो अगर मैं इसके 1 1 और ऑन टू नेस की बात करूं तो आप कहेंगे कि सर हमारा डोमेन कितना है। डोमेन तो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी, यानी ग्राफ को हमें पूरे नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। ये हो गई बेसिक बात। सर हमारा कोडोमेन जो है वो माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी है। जी सर, तो इसका मतलब अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारता हूं तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट क्या कहता था, ये कहता था कि सर कोडोमेन पे कहीं पर भी लाइन बना लो। सर कोडोमेन माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, तो यहां पर लाइन बना सकते हैं। हाँ सर, हम यहां पर लाइन बना सकते हैं। हाँ सर, हम यहां पर लाइन बना सकते हैं। हाँ सर, हम यहां पर लाइन बना सकते हैं। थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। अभी भी टेढ़ा ही है वैसे तो, अब ठीक है, चलो अभी भी टेढ़ा है, चलेगा। और सर यहां पर भी लाइन बना सकते हैं, यानी कोडोमेन के ऊपर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेना है। तो जब आप कोडोमेन के ऊपर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेते हैं तो आप यहां पर देख सकते हैं कि सर यहां पर ग्राफ ने इधर भी काटा, इधर भी काटा, इधर भी काटा, इधर भी काटा, इधर भी काटा। सर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ने यहां पर 5 बार काटते हुए दिखा दिया, यानी अगर मैं इसे आगे भी बनाता तो ये और 2 3 4 5 करोड़ बाद
काट रहा होगा। तो यहां से अपन लोग क्या बोल सकते हैं कि सर ये बात तो अपने को साबित कर रही है कि ये फंक्शन जो है ये सर मेनी वन है, ये वन वन नहीं है। अब इतने में ही मैं बोल सकता हूं कि सर ये फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि ये वन वन तो है ही नहीं, है नहीं ना। ठीक है सर, लेकिन सर ये ऑन टू भी नहीं है इस केस में, क्योंकि आप देखोगे ये वाला जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसने ग्राफ को काटा ही नहीं। तो सर काटा नहीं तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि सर ये इनटू फंक्शन है। कैसा सर? इनटू फंक्शन है, क्योंकि ये काट भी नहीं रहा है। तो मेनी वन एंड इनटू फंक्शन हमारा हो जाता है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर कि एफ एक्स साइन एक्स फंक्शन अगर डोमेन हमारा रियल नंबर से रियल नंबर रखा जा रहा है तो फंक्शन ना वन वन है ना ऑन टू है। तो सर इसका मतलब ये बाइजेक्टिव तो कतई ना है, और अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो सर इसका इनवर्स भी नहीं निकाला जा सकता। तो सर अगर साइन एक्स का इनवर्स नहीं निकाला जा सकता तो साइन इनवर्स एक्स आता कहां से है? यही तो समझाने आया हूं यार, यही तो समझाने आया हूं। थोड़ा ठंड पाओ, है समझ में आ रही बात? चलो ध्यान से सुनना। हमें क्या करना है सर, हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करने से पहले ये जो डोमेन और कोडोमेन है ना, इसको मुझे रेस्ट्रिक्ट करना होता है। रेस्ट्रिक्ट का मतलब मुझे इसको कुछ सीमित जगह पर सेट करना होता है, कुछ लिमिटेड डोमेन और लिमिटेड कोडोमेन ही लेना है। जैसे ये रियल नंबर टू रियल नंबर ये पूरा नंबर लाइन को लेकर चल रहा है, तो हम लोग पूरे नंबर लाइन को ना लेकर कुछ लिमिटेड डोमेन लेंगे और कुछ लिमिटेड कोडोमेन लेंगे। जब हम ऐसा करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि सर अब वो फंक्शन बाइजेक्टिव बन जाता है। दिखाऊं कैसे? देखो भाई, देखो ऐसे। यहां आप लोग देख सकते हो कि ये जो ग्राफ मैंने बनाया है ये साइन एक्स का ग्राफ है, लेकिन देखने में आपको लग नहीं रहा होगा क्योंकि जब आप इस ग्राफ को कंटिन्यू करेंगे तो ये ग्राफ बेटा ऐसे 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 करके आगे की तरफ जाएगा, है ना, ऐसे करके जाएगा, और ये ऐसे पीछे की तरफ ऐसे करके जाएगा। तो सर आपने इस ग्राफ को ऐसे ही क्यों बनाया? मैंने इस ग्राफ को ऐसे इसलिए बनाया क्योंकि सर मुझे इसमें बाइजेक्शन चाहिए था। बाइजेक्शन यानी बाइजेक्टिव वन वन ऑनटूनेस चाहिए था। तो हमने किसमें किया क्या? हमने सबसे पहले यह किया कि सर अपना जो डोमेन है ना उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया। डोमेन रेस्ट्रिक्ट कर दिया हमने। डोमेन को बेटा यहां से यहां तक सेट कर दिया हमने। डोमेन को यहां से यहां पर सेट कर दिया, यानी सर हमने ये वाला पॉइंट जो है बेटा ये माइनस के π/2 अगर रख देते हैं, ये वाला पॉइंट जो है π/2 रख देते हैं, यानी अब हम लोग डोमेन कितना रख रहे हैं सर? डोमेन एक्स एक्सिस पे माइनस के π/2 से लेके π/2 तक डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। और सर क्या हम लोग कोडोमेन को रियल नंबर ले सकते हैं? नहीं बेटा, कोडोमेन को भी रियल नंबर ना लेकर हम क्या करेंगे, कोडोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। हम कहेंगे सर कोडोमेन को रेंज के बराबर कर दो। कोडोमेन को रेंज के बराबर कर दो, यानी फंक्शन की जितनी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू है वहां पर जाकर इसको सेट कर दो सर। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाती है, साइन एक्स की मिनिमम वैल्यू सर -1 हो जाती है। ये अपना 0 है ना। तो अब आप कहेंगे कि सर अब ये जो फंक्शन का ग्राफ बन रहा है ये ग्राफ 1 1 ऑन 2 है कि नहीं, अगर मैंने इसके डोमेन और कोडोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। ध्यान से देखेंगे बेटा, मैंने यहां पर देखो लिखा भी हुआ है, अगर आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा कि देखो मैंने डोमेन को माइनस के π/2 से π/2 कर दिया, मैंने रेंज को -1 से 1 तक कर दिया, यानी कोडोमेन को रेंज के बराबर कर दिया। तो अब ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 हो जाता है। करके देखे हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट? सर करके बताओ, ऐसा ना बताओ बेटा। अगर मेरा कोडोमेन -1 से 1 के बीच में है तो मेरे को जितने भी लाइनें बनाने के लिए बोला जाएगा वो लाइनें सर सिर्फ इसी बीच में बनेगी। तो मैंने एक नीचे बना दिया, एक ऊपर बना दिया। मैं इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा बेटा, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मैं इस 1 के ऊपर नहीं बनाऊंगा, इस 1 के नीचे नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि सर हमारा कोडोमेन रेस्ट्रिक्टेड है, -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है। तो इतने में ही हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेंगे। तो सर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेते लेते अपने को दिखा कि सर इसने तो सिर्फ एक ही बार काटा, सर इसने भी सिर्फ एक ही बार काटा। अब आप इस बीच में चाहे जितनी मर्जी लाइनें बना लो, जितनी मर्जी लाइनें बना लो, सर हमेशा वो एक ही बार काटेगा और एक बार काटेगा, लेकिन साथ में कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट नहीं होगी जिसमें वो ग्राफ को नहीं काटेगा। तो हमें क्या समझ में आता है कि सर इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 तो है ही,
साथ में क्या हो जाता है सर, ऑन टू हो जाता है। जी सर, तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब सर ये बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। सर बाइजेक्टिव फंक्शन के साथ इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो सर उसका इनवर्स साइन इनवर्स एक्स होगा। बढ़िया, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो हमने क्या किया सर, डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, हमने कोडोमेन को रेंज के बराबर रख दिया, यानी कोडोमेन को भी रेस्ट्रिक्ट कर दिया, एक लिमिटेड अमाउंट तक रेस्ट्रिक्ट कर दिया। तब हम लोग कहते हैं कि सर अब जो हमारे पास, सपोज कीजिए कि सर साइन थीटा बराबर अगर एक्स ले लेते हैं, साइन थीटा बराबर एक्स ले लेते हैं, जहां पर थीटा कहां से बिलोंग कर रहा है सर, थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, और एक्स कहां से बिलोंग कर रहा है सर, एक्स बिलोंग कर रहा है इससे, है ना। तो अब हम ये कहेंगे कि सर अगर साइन थीटा बराबर हमारे पास x है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, साइन इनवर्स में x हो जाएगी। क्या हो जाएगी, साइन इनवर्स में x हो जाएगी, जिसमें थीटा और x बेटा अभी भी उन्हीं रीजन में बिलोंग कर रहे होंगे जहां थीटा जो होगा बेटा माइनस के π/2 से लेके π/2 तक ही रहेगा, और x कहां पर रहेगा सर, x आपका माइनस के 1 से लेके 1 तक ही रहेगा। तो जब हम लोग इस वाली चीज को समझते हैं, कौन सी सर, इस वाली चीज को समझते हैं, तो हम कहते हैं कि सर ये वाला पार्ट आप देख रहे हो, साइन इनवर्स के अंदर क्या डाला जा रहा है, x। तो इसमें एक चीज आप लोगों को याद होनी चाहिए कि सर अगर मैं फंक्शन को a से b तक डिफाइन करता हूं तो हमें यह बात मालूम है ना कि सर f का जो इनवर्स फंक्शन होगा वो सर b से a डिफाइन हो जाता है। अरे हां सर, ये तो आपने बताया था कि b से a डिफाइन हो जाता है। तो अब मैं अगर ये कहूंगा कि सर साइन x फंक्शन जो है वो इस सेट से इस सेट में डिफाइन हो रहा है, तो साइन इनवर्स x कैसे डिफाइन होगा, साइन इनवर्स x यहां से यहां डिफाइन होगा। यानी कि अगर मैं साइन इनवर्स x के डोमेन की बात करूं, किसकी, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, तो आप कितना बोलेंगे, आप कहेंगे सर जो हमारा इसका रेंज था वो उसका डोमेन बन जाएगा, है ना, वो डोमेन बन जाएगा, यानी माइनस के 1 से 1 आ जाएगा डोमेन, ठीक है सर। और अगर मैं रेंज की बात करूं तो जो सर मेरे फंक्शन का डोमेन था वो इसका रेंज बन जाएगा, यानी माइनस के π/2 से लेके π/2। क्या ये छोटी छोटी चीजें मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको समझ में आ रही हैं। चीजों को लिंक करिए बेटा, जितना बेहतर आप लिंक कर पाएंगे उतना बेहतर आप इसे समझ पाएंगे, है ना। तो सर हमने एक स्पेसिफिक रीजन पर रेस्ट्रिक्ट किया, तो हमने कहा कि सर उससे हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए बाइजेक्टिव फंक्शन बनाया। बाइजेक्टिव फंक्शन के हिसाब से हमने इनवर्स ट्रिगो का डोमेन और रेंज कैसे पता किया कि जो रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और कोडोमेन आपने फंक्शन में यूज करे थे उनको घुमा दिया। क्या कर दिया, घुमा दिया, तो वो मेरा इनवर्स फंक्शन का डोमेन और रेंज में कन्वर्ट हो जाता है। हाँ जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बढ़िया, बात यहां तक समझ में आती है। सर थोड़ा सा आगे चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। ये देखिए बेटा, यहां पर आप लोग कोसाइन एक्स फंक्शन के साथ ये चीज करते हुए देख सकते हैं। आप देखेंगे सर कोसाइन एक्स का ग्राफ ऐसा दिखता है क्या, अगर आप इस ग्राफ को बेटा ऐसे करके आगे की तरफ बनाते तो अभी आपको कोसाइन एक्स का ग्राफ दिखना शुरू हो जाता। हाँ सर, ऐसे करके ये कोसाइन एक्स का ग्राफ बनता, लेकिन सर अभी क्या होता कि अब अगर मैं इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लेता तो सर इसने 2 बार काट देना था, तो सर क्या हो जाता, क्या हो जाता सर, ये 1 1 नहीं होता। कब, अगर आप इसे अब माइनस के π/2 से लेके π/2 तक रखते तो सर जैसे मैंने साइन एक्स में, फिर से बता रहा हूं देखो बेटा, साइन एक्स में मैंने माइनस π/2 से π/2 का डोमेन फिक्स किया था ना, यही डोमेन अगर मैं कोसाइन एक्स के लिए रखता हूं तो सर 1 1 तो नहीं बन पा रहा है ना, 1 1 नहीं बन पा रहा है, तो सर ये वाला डोमेन मत रखो, कोई और रखो। तो हमने क्या कहा सर, ये डोमेन को हटा देते हैं, हम डोमेन रखते हैं ये वाला। कौन सा वाला सर, ये वाला, जहां 0 से लेके बेटा मैं कहता हूं कि डोमेन आप सेट करो यहां तक, ठीक है। जब आप यहां पर सेट करोगे तो ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा सर, ये पॉइंट हो जाएगा पाई। यानी अब मैं डोमेन को सेट कर रहा हूं 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक अगर आप डोमेन सेट करते हो और अपना रेंज कहां रख देते हो बेटा, मैक्सिमम वैल्यू हमारी कोसाइन एक्स की होती है 1 और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है सर, मिनिमम वैल्यू होती है माइनस के 1, तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। हाँ सर, ये वाली वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1। तो सर हमने डोमेन और रेंज सेट कर दिया, डोमेन हम लोगों ने 0 से पाई रख दिया,
रेंज हम लोगों ने माइनस से 1 रख दिया। अब मैं फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो इतना ही ग्राफ ड्रॉ होगा, है ना सर, इतना ही ग्राफ ड्रॉ होगा। तो इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारिए सर। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मुझे ये 1 और -1 के बीच में ही रखते हुए बनाना है, तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। जी सर, ठीक है, टेढ़ा हो गया, लो जी सीधा हो गया। ठीक है सर, अभी भी टेढ़ा है सर, ये लो। एक और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारते हैं इसी को डोमेन के अंदर रहते हुए, तो ये बन जाएगा, ये भी थोड़ा टेढ़ा सर, ये भी टेढ़ा, ये सीधा, हाँ सर ये चल जाएगा काम। तो आप देखेंगे कि सर ग्राफ ने सिर्फ एक ही बार काटा, यहां पर काटा और यहां पर काटा, तो इसका मतलब ये हो गया काटा काटा, कितनी बार काटा सर, एक बार काटा, तो 1 1 हो गया। सर इस कोडोमेन के अंदर -1 से 1 के बीच में जितने मर्जी आप क्या करें बच्चे, जितने मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ले लें, आपको वो ग्राफ को जरूर काटेगा। तो जरूर काटेगा मतलब क्या होगा सर, ऑन टू हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑन टू हो जाएगा। तो ये बाइजेक्टिव हो गया। ये बाइजेक्टिव कब हुआ बेटा, ये बाइजेक्टिव तब हुआ जब फंक्शन ने 0 से पाई तक का डोमेन रखा और सर इसकी वैल्यू रेंज -1 से 1 तक रखा, ये तब बाइजेक्टिव फंक्शन हुआ। तो हिसाब से जब मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाऊंगा तो वो इनवर्स फंक्शन क्या हो जाएगा सर, वो -1 से 1 जाएगा और कहां तक जाएगा सर, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू रही होगी, हैं जी। ऐसे ये चीज हो जाएगा, इनवर्स फंक्शन के केस में ये बन जाएगा, है ना। तो अब देखिए बेटा, हम ये कहते हैं कि सर अगर हमारे पास x बराबर cos थीटा है तो हमारे पास इस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, कोसाइन इधर जाकर बन जाएगा cos इनवर्स x फंक्शन बन जाएगा, जहां पर ऑब्वियस सी बात है कि सर थीटा कहां से बिलोंग कर रहा होगा सर, थीटा 0 से पाई तक बिलोंग कर रहा होगा और जो x की वैल्यू होगी वो -1 से लेके 1 तक बिलोंग कर रही होगी। यानी ये हमारा डोमेन गिरेगा, ये हमारा रेंज गिरेगा, हैं जी। जी सर, सेम काम हम लोग साइन के साथ करे हैं तो कोसाइन के साथ भी किए हैं, लेकिन बस हाँ डोमेन और रेंज को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सर शिफ्टिंग कर दी हमने। साइन में -π/2 से π/2 रखा, तो कोसाइन में हम लोगों ने 0 से पाई रखा, है ना। चलो सर आगे चलो, इधर देखो बेटा, ये tan x का ग्राफ है। अब tan x का ग्राफ जो है मैंने कहां से कहां तक रखा दोस्त, मैंने tan x का ग्राफ π/2, जी सर ये π/2 हो गया, और एक बच्चे -π/2, सीधा कैसे होगा, ये सीधा है, अब है सर, ठीक है बिल्कुल सीधा, परफेक्ट सर, आपको मिलता है परफेक्ट लाइन बनाने का अवार्ड। चलो, तो ये हम लोगों ने ग्राफ जब -π/2, यानी कि ये हो गया -π/2, ये हो गया +π/2, तो इन दोनों के बीच में जब हम लोगों ने ग्राफ बनाया तो फंक्शन 1 1 ऑन 2 बना। सर रेंज कितना रखा, रेंज बेटा इस बार मैंने -∞ से लेके ∞ तक ही रेंज रखा, क्योंकि tan की वैल्यू जो है बेटा वो -∞ से ∞ तक जाती है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ∞ होती है, मिनिमम वैल्यू -∞ होती है। तो इस बीच में अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट मारते हो तो लीजिए बच्चे, एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे बना सकते हो, जी सर, है ना। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप ऐसे करके बना सकते हो, जी सर। एक हॉरिजॉन्टल लाइन आप यहां पर भी बना सकते हो। तो जितने भी आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे आपको देखकर पता चलेगा कि सर ये हमेशा एक ही बार काट रहा है। इधर देखो एक बार काटा, इधर देखो एक बार काटा, इधर देखो एक बार काटा, और आप जितने मर्जी हॉरिजॉन्टल लाइन बना लो वो कम से कम एक बार जरूर काटेगा। तो सर यहां से भी समझ में आ गया कि ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है जी। जी सर, 1 1 और ऑन टू दोनों फंक्शन हो जाता है। तो सिमिलरली अगर ये tan x का ग्राफ है तो सर इसका tan इनवर्स बन जाएगा। हमने फंक्शन को कहां पर रखा सर, हमने फंक्शन को रखा कि हम लोग -π/2। अच्छा, एक बात को मैं आप लोगों को थोड़ा सा पॉइंट आउट करना चाहूंगा, शायद से आप लोगों ने नोट कर लिया हो और जिन्होंने नोट नहीं किया है वो ध्यान से सुने। ये कि सर ये ग्राफ जितना जितना π/2 के पास पहुंच रहा है ये ग्राफ ऊपर 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 चला जा रहा है, लेकिन ये π/2 पर कितना है ये हमें मालूम नहीं। क्यों बेटा, अगर आप लोगों को याद है तो प्लीज हाँ बोलना कि सर tan 90 डिग्री कितना होता है, नॉट डिफाइंड। कितना होता है सर, नॉट डिफाइंड। सर इसी तरीके से tan -90 डिग्री कितना होता है, -90 डिग्री बेटा माइनस के नॉट डिफाइंड होता है। तो
हम कहते हैं कि सर डोमेन में सिर्फ वही वैल्यू डालें जिसमें फंक्शन डिफाइन होता हो, ऐसी वैल्यू को मत लो जिसमें फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाता हो, हम उसे डोमेन में नहीं लेते। भाई फंक्शन में साफ साफ तो बोला था कि भाई वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए, वही वैल्यू डोमेन में लेंगे। तो सर अब इसका डोमेन कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि सर अगर मैंने फंक्शन को डिफाइन डेफिनेशन के हिसाब से डोमेन लेना है, तो अगर मैंने इसमें π/2 और -π/2 को इंक्लूड कर लिया, दोस्त मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर मैंने इंक्लूड कर लिया तो सर -π/2 पर -∞, π/2 पर +∞, तो सर ये तो गलत बात है, डोमेन में इंक्लूड नहीं करेंगे हम लोग इसको। तो सर क्या करें? हम डोमेन में इंक्लूड इसको ना करके हम बोलेंगे कि सर माइनस के π/2 से लेके π/2 तक तो रखो, लेकिन क्या करो, आप इसको बिना इंक्लूडेड के साथ ओपन इंटरवल में रखो, जिसका मतलब कि आप π/2 और -π/2 ले नहीं रहे हो, लेकिन उसके बीच की वैल्यूज को सारे ले रहे हो। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। और इसका जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर? माइनस के इंफिनिटी से इंफिनिटी हो जाएगा, है ना? बिल्कुल। तो सर जब मैंने ये डोमेन और ये रेंज रखा, तो सर मेरे पास एफ इनवर्स का डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर एफ इनवर्स का डोमेन हो जाएगा -∞ से इंफिनिटी, और रेंज कितना हो जाएगा? माइनस के π/2 से लेके π/2। ये कंडीशन बन जाएगी। बढ़िया भाई, एकदम। तो सेम वही सारा प्रोसीजर चल रहा है। हम लोग ये डोमेन और रेंज का खेल मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि इसको हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए इतना डेप्थ में जा रहे हैं। ये अगर आपको समझ में आ जाता है तो बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना? जी जरूर। चलो आगे देख लेते हैं। सेम इसी पैटर्न में बेटा हमारे पास कॉटेक्स का ग्राफ होता है, तो कॉटेक्स का ग्राफ आप नोट करोगे तो सर इस बार कॉटेक्स का ग्राफ जो होगा, अगर मैंने -π/2 से π/2 के बीच में ग्राफ बनाया होता तो मेरा ग्राफ ऐसे करके ऐसे, अरे ये क्या बन रहा है सर, ये ऐसे करके यहां से एक ग्राफ ऐसे नीचे जाता, ऐसे करके नीचे जाता, और ऐसे करके ये वापस ऊपर चला जाता। लेकिन सर आप -π/2 तक ही अगर बनाओगे तो ग्राफ सिर्फ यहीं तक बनेगा। सो दिस इज द पॉइंट माइनस के π/2, दिस इज द पॉइंट π/2। तब आप कहोगे कि सर -π/2 से π/2 के बीच में अगर हम लोगों ने ग्राफ को बनाया होता, अगर हम लोगों ने इस बीच में ग्राफ को बनाया होता, तब आप यहां पर कहोगे कि सर इस जगह पर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ले लूं, ले लो। अरे यार देखो, सिर्फ एक ऐसी जगह थी जहां पर इसने 2 बार काट दिया सर, सिर्फ एक ऐसी जगह थी -π/2 और π/2, ये वो जगह है जहां पर कॉटेक्स की वैल्यू दोनों बार 0 आती है, यानी सर अब ये 1 1 नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना, 1 1, इस वजह से ये नहीं हुआ। तो हमने क्या कहा कि सर एक काम करो, -π/2 से π/2 क्यों ले रहे हो, जिद मत करो, आप एक काम करो सर, आप 0 से पाई रख लो, हम आपके साथ हैं, आप 0 से पाई रख लो सर। आपने 0 पर एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी, आपने पाई पर एक ऐसे करके लाइन ड्रॉ कर दी, ये सीधा है, अब सीधा है, अब सीधा है ना? फिर भी टेढ़ा है थोड़ा, चलो अब बढ़िया लग रहा। चलो तो अब मैंने कहा कि सर आपने पॉइंट को कहां सेट कर दिया, 0 से लेके पाई के बीच में सेट कर दिया। अब सर अब आप जितने मर्जी, और कोडोमेन कहां तक सेट कर दिया सर? कोडोमेन हम लोगों ने -∞ से लेके इंफिनिटी तक सेट कर दिया। अब आप जितने मर्जी बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट ले लो, ये लो। आपने अगर यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिया तो भी एक बार काट रहा है, आपने यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिया तो भी एक बार काट रहा है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट लिया तो भी एक ही बार काट रहा है। तो यहां से आपको समझ में आएगा कि सर ये 1 1 भी हो जाएगा, और ये कम से कम एक बार तो काट रहा है, इसका मतलब सर ये 1 1 के साथ साथ ऑन टू भी हो जाएगा, है ना? हाँ सर, तो बाइजेक्टिव हो गया, यानी अब मैं इसका इनवर्स ढूंढ सकता हूं, ढूंढ सकते हैं सर। अब अगर मैं इसका इनवर्स ढूंढ सकता हूं तो जैसा कि मैंने बताया कि अभी फंक्शन का डोमेन आपने क्या रेस्ट्रिक्ट किया, आपने रेस्ट्रिक्ट किया कि सर 0 से लेके पाई। लेकिन आप देखोगे कि सर जब मैंने x की वैल्यू 0 डाली थी तब y की वैल्यू इंफिनिटी को जा रही है, और जब मैंने x की वैल्यू पाई डाली तब y की वैल्यू -∞ को जा रही है, यानी सर वैल्यू डिफाइन नहीं है। सर वैल्यू अगर डिफाइन नहीं है तो हम लोग डोमेन में उसको इंक्लूड भी नहीं करेंगे, ओपन इंटरवल में रखेंगे, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? -∞ से इंफिनिटी तक जा रही है। तो सर इसका मतलब अगर मैं इसका इनवर्स फंक्शन बनाता हूं तो इनवर्स फंक्शन का डोमेन हो जाएगा -∞ से इंफिनिटी, और रेंज कितना हो जाएगा? 0 से लेके पाई हो जाएगा।
हैं जी, बिल्कुल बढ़िया। तो इतनी सारी चीजें समझने के बाद मुझे लगता है कि आपके जो आंखें हैं वो खुल गई होंगी, और फिर उस बेसिस पे हम लोग ये आगे चलते हैं। थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं बेटा, कोसिकेंट एक्स को भी देख लेते हैं। कोसिकेंट एक्स का ग्राफ जो होता है, अगर आप उसे प्रॉपरली ड्रॉ करोगे तो ये ग्राफ ऐसे करके बेटा वापस ऊपर चला जाएगा, ऐसे 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 वापस ऊपर चला जाएगा, और ये ग्राफ ऐसे करके वापस नीचे चला जाएगा। ऐसे इसका ग्राफ बनता है कोसिकेंट एक्स का ग्राफ, कोसेक एक्स का ग्राफ। तो अब आप कहेंगे कि सर एक्चुअली में अगर आप ध्यान दो, ध्यान दो, तो आप कहेंगे कि सर इस तरफ अगर ऐसे देखा जाए तो इस लाइन के नीचे ग्राफ कभी नहीं आ रहा है। टेढ़ा हो गया, अब ठीक हो गया जी सर। इस ग्राफ से नीचे कभी लाइन नहीं आ रहा है, और इस लाइन से ऊपर कभी भी ग्राफ नहीं जा रहा है। तो इस लाइन से नीचे नहीं आ रहा है, इस लाइन से ऊपर नहीं जा रहा है। तो हमने ये कहा, पहले इरेज कर देता हूं फिर उसके बाद बात करते हैं। हमने ये कहा कि सर इस ग्राफ का जो रेंज बोल लो या कोडोमेन बोल लो, मैं एक्चुअली में रेंज बोलूं तो ज्यादा बेहतर होगा, कि सर रेंज जो है वो एक्चुअली में -1 से नीचे होता है और 1 से ऊपर होता है। ग्राफ जो बनता है वो -1 से नीचे बनता है और 1 से ऊपर बनता है। तो अब अगर मैं यहां पर इस फंक्शन का रेंज लिखने की कोशिश करूं तो रेंज कितना हो जाएगा? रेंज हो जाएगा कंप्लीट रियल नंबर, लेकिन उसमें से बेटा -1 से 1 के बीच वाला रीजन जो है इसको हटा देते हैं, यानी कि -1 से लेके 1 वाला इंटरवल इसमें से हटा देते हैं। तो ये हो जाता है अपना रेंज, इस ग्राफ का रेंज हो जाता है। ठीक है सर, आगे सर इसको 1 1 on 2 बनाने के लिए हम लोग क्या किए? हम लोग 1 1 on 2 बनाने के लिए दोस्त हमने यहां से यहां तक इसको रेस्ट्रिक्ट किया और यहां से यहां तक इसको रेस्ट्रिक्ट किया, यानी कि सर ये वाला पॉइंट हो जाएगा -π/2, ये वाला पॉइंट हो जाएगा π/2। लेकिन आप देखोगे कि सर 0, जब मैं x की वैल्यू 0 रखूंगा तो सर 0 में ग्राफ -∞ की तरफ भी जा रहा है, सर 0 में ग्राफ +∞ की तरफ भी जा रहा है। तो 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है, दुख की बात है, 0 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो सर अब डोमेन को थोड़ा सा और ध्यान से सुनेंगे कि सर डोमेन हम लोगों ने रेस्ट्रिक्ट किया कि -π/2 से π/2 तक आप डोमेन रख लो, आप डोमेन रख लो, लेकिन सर बस आप 0 मत रखना, क्योंकि 0 पर फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया मेरा फंक्शन का रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेस्ट्रिक्टेड रेंज। ठीक है, तो सर अब अगर मैंने इससे क्या किया, इनवर्स फंक्शन बनाया, क्या बनाया? इनवर्स फंक्शन अगर बनाया तो ये बन जाएगा r -1 to 1 से कहां तक जाएगा बेटा? माइनस के π/2 से लेके π/2 तक, जिसमें माइनस के 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? 0 हो जाएगा। नाउ दिस इज द रेस्ट्रिक्टेड डोमेन एंड रेंज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक कोसेक इनवर्स फंक्शन। ठीक है, चीजें जुड़ रही हैं धीरे धीरे, है ना? जुड़ेंगी भाई, और जुड़ेंगी। चलो अब मैं आप लोगों को छोड़ देता हूं कि यहां पर ये पेज लिखा हुआ है, इसमें अपना दिमाग लगाओ, और ये आपका होमवर्क है कि सर इसमें डोमेन और रेंज कैसे आएगा। ये जब तक आप लोग खुद से नहीं करोगे ना मेरे दोस्त, तब तक ऐसे मजा नहीं आएगा, आपको खुद फीलिंग नहीं आएगी। तो मैं ये छोड़ देता हूं कि इसका रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज आप लोग खुद से पता करेंगे, किन हालातों में ये फंक्शन 1 1 और on 2 बन रहा है, वो डोमेन और रेंज आप लोगों को पता करना है। ये किसका ग्राफ है सर? ये sec x का ग्राफ है। तो sec x के ग्राफ में रेस्ट्रिक्टेड डोमेन और रेंज पता करना है। डन 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 सर, एकदम डन डन। अच्छा, यहां पर एक छोटी सी गलती लिखी हुई है, इसे मैं करेक्शन कर देता हूं दोस्त। यहां पर क्या लिखा हुआ है सर? यहां पर 0 लिखा हुआ है, 0 नहीं आना है सर, फिर क्या आना है यहां पर? यहां पर आना है आपका π/2। कितना आना है दोस्त? π/2 आना है, यानी हम लोग π/2 को हम लोग यहां पर नहीं रख सकते हैं। ठीक है, ये करेक्शन यहां पर लगा लेना। ओके सर, आगे ये टेबल आप लोगों के लिए जरूरी है। ये टेबल वही चीज है जो इतनी देर से हम लोग समझ रहे हैं, वो ये कि सर साइन इनवर्स x के लिए अपना डोमेन क्या हो जाएगा सर? डोमेन -1 से 1 हो जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2 रहेगा। यानी जब भी आप साइन इनवर्स के थ्रू कोई आंसर करोगे तो अपना आंसर इसी इंटरवल में होना चाहिए।
कोसाइन इनवर्स यानी कॉस इनवर्स का रेंज का आंसर सर इसी इंटरवल में होना चाहिए, इसी इंटरवल में होना चाहिए। ये इस तरीके से लिखे हुए हैं जो अभी तक हम लोगों ने इतनी देर से प्रूव करते हुए आ रहे हैं, है ना, प्रूव करते हुए आ रहे हैं। लेकिन इस चीज को बच्चे बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उसके लिए मैं थोड़ी सी मेहनत करवाना चाहूंगा। तो ध्यान से सुनना कि उसके लिए क्या मेहनत करनी है, आराम से हम लोग डिस्कस करेंगे। देखो बच्चे, सबसे पहली चीज ऐसी होती है कि आप इसे ऐसे देखिए। कैसे सर? ऐसे। ये हो गया अपने पास क्वाड्रेंट्स, ठीक है सर, क्वाड्रेंट्स, ओके जी। ये कौन सी जगह होती है सर? ये वाली जगह को मैं माइनस के π/2 बोल दूं, इस वाली जगह को मैं 0 बोल दूं, इस वाली जगह को मैं π/2 बोल दूं और इस वाली जगह को मैं पाई बोल दूं। सर ऐसे क्यों? इसको 3π/2 बोलते हैं, उसको 2π भी तो बोलते हैं। मैं बेटा अभी जो हम लोगों ने डोमेन रेंज बनाया है ना इस टेबल के हिसाब से, तो इसमें हमारे पास -π/2 से पाई तक के ही रीजन की बात हो रही है। आप यहां से कहेंगे कि सर हमारे पास कुछ खास तरीके के इंटरवल्स हैं, जैसे कि एक इंटरवल है माइनस के π/2 से π/2 तक का रीजन है। एक ये वाला इंटरवल आप लोगों के पास है, हैं जी, ये वाला इंटरवल, ठीक है। एक जगह पर आप इसे ऐसे देखना दोस्त, कैसे? ध्यान से देखना। ये सर 0, ये सर पाई, ये सर π/2 और ये -π/2, हैं जी सर। एक इंटरवल खास तरीके का अगर मैं बोलूं तो एक इंटरवल आप लोगों को ऐसे 0 से पाई के बीच में मिल रहा है, जी सर। अब मैं अगर आप लोगों को ऐसे इमेजिन करने के लिए बोलूं तो इन दोनों को जरा ध्यान से देखना कि सर ये वाले इंटरवल की जब बात हो रही है, इस वाले इंटरवल की, तो यहां पर बच्चे साइन कैसा होता है? साइन नेगेटिव होता है। सर टैन कैसा होता है? सर नेगेटिव होता है। और हमारे पास यहां पर कोसेक कैसा होता है? सर नेगेटिव होता है। कैसा होता है? कोसेक नेगेटिव होता है। यहां पर साइन कैसा होता है? सर पॉजिटिव होता है। यहां पर टैन कैसा होता है? सर पॉजिटिव होता है। यहां पर कोसेक कैसा होता है? सर पॉजिटिव होता है। यानी कुल मिला के हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि साइन हो, टैन हो, कोसेक हो, उसका नेगेटिव वैल्यू इस क्वाड्रेंट पे गिरता है और उनके पॉजिटिव वैल्यूज ऊपर वाले क्वाड्रेंट पे गिरते हैं। तो इसीलिए हमारा जो रेंज आ रहा है वो माइनस के π/2 से π/2 तक आ रहा है, चाहे पॉजिटिव वैल्यू लो चाहे नेगेटिव वैल्यू लो, ठीक है। समझो अब आगे। सर इस वाले रेंज को जब डिस्कस करेंगे तो इस वाले रेंज में सर यहां पर कॉस कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। अच्छा, यहां पर कॉट कैसा होता है? सर पॉजिटिव होता है। अच्छा, यहां पर सेक कैसा होता है? सर पॉजिटिव होता है। अच्छा, तो सर हमने नीचे यहां क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बेटा देखो, आपने ऊपर पॉजिटिव ले लिए ना, अब आपको नेगेटिव वाले वैल्यूज को कहां रखोगे? आप कहोगे सर नेगेटिव वैल्यू यहां अगर रखने की कोशिश करें तो यहां तो कॉस पॉजिटिव हो जाता है। अगर यहां कॉस पॉजिटिव है तो मैं यहां क्यों लूं भाई? क्यों लूं? नहीं लूंगा ना, मैं नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाऊंगा और कॉस की नेगेटिव वैल्यू यहां पर मिलती है, सर कॉट की भी नेगेटिव वैल्यू यहां पर मिलती है और सेक की भी नेगेटिव वैल्यू आपको यहां पर मिलती है। जी सर, बात समझ में आती है? अभी तक तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मैंने आपको क्या बताया। क्या अब आप इनमें ध्यान से देखोगे तो आपको साइन इनवर्स का जो रेंज है वो माइनस के π/2 से π/2 था? हां सर बिल्कुल था, यही था। अच्छा, और टैन इनवर्स का जो रेंज था बेटा वो ओपन इंटरवल में माइनस के π/2 से π/2 था? हां सर बिल्कुल था। क्या कोसेक इनवर्स का जो रेंज था, है ना, वो कितना था? वो सर क्लोज्ड इंटरवल माइनस के π/2 से लेके π/2 ही था, लेकिन बस उसमें 0 नहीं था, ये वाला एंगल नहीं था। अच्छा, इधर आते हैं तो सर कोसाइन इनवर्स का जो रेंज था वो 0 से लेके पाई था? हां सर था। जो कॉट इनवर्स का रेंज था वो सर ओपन इंटरवल में 0 से पाई था? हां सर। और जो सेक इनवर्स का रेंज था वो हमारे पास क्लोज्ड इंटरवल 0 से पाई था, माइनस इसमें π/2 था कि सर π/2 नहीं लेना, बस यही हमारे पास रेंज थे, है ना दोस्त। ये सारी चीजें मेरे ख्याल से तो आप लोगों को समझ में अब आती होंगी, लेकिन अब मैं आप लोगों को जुगाड़ बता रहा हूं कि अगर आपको ये रेंज ऐसे याद नहीं हो रहे हैं तो आप याद रखिए कि सर मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के हिसाब से इन्हीं ट्रिगो रेशियोज को लेने हैं
और सेकंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से हमें इन्हीं ट्रिगो रेशियोज को लेने हैं। आप ये जुगाड़ बना सकते हैं। अब इस खेल को खेला कैसे जाए सर? बहुत सारी चीजें हम लोगों ने इकट्ठा कर लिया है, लेकिन इस खेल को खेला कैसे जाए, तो ये कॉन्सेप्ट आता है बेटा हमारा प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमसे क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना। यहां हेडिंग डाल देते हैं दोस्त, प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट हमसे यह कहता है कि सर जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का आंसर आप निकालेंगे तो आप उसका आंसर इन्हीं रेंज पर निकालेंगे, इन्हीं रेंज वैल्यूज पर निकालेंगे। यही प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट कहता है। देखो लिखा भी हुआ है कि प्रिंसिपल वैल्यू है, यानी आपका आंसर इन्हीं में से होना चाहिए, इससे बाहर नहीं हो सकता। अगर आपने इससे बाहर कहीं लिखा है तो आपका आंसर गलत है, तो आपका आंसर गलत माना जाएगा, सीधा कट्टम लगा दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद हम ये बात बोल रहे हैं, तो भाई यही फॉलो करना है ना, यही फॉलो करना है। ठीक है सर। अब अगर हम लोग प्रिंसिपल वैल्यू की बात करें तो मैं आपको कुछ बेसिक एग्जांपल्स के माध्यम से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं। सपोज कीजिए आपने साइन इनवर्स के अंदर 1/2 लिखा है, आपने साइन इनवर्स के अंदर बेटा 1/√2 लिखा है। सपोज आपने साइन इनवर्स के अंदर √3/2 लिखा है। सपोज आपने साइन इनवर्स के अंदर कितना लिखा है, सपोज कीजिए आपने लिखा है माइनस के 1/2। नहीं, इतना काफी है। अब यहां पर देखिए सर, साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं माइनस के 1/2 लिखता, साइन इनवर्स के अंदर अगर मैं माइनस के 1/√2 लिखता, मैं साइन इनवर्स के अंदर अगर माइनस के √3/2 लिखता, तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर क्या होना चाहिए, ये बच्चों को अगर क्लियर हो जाए तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक बहुत बड़ा पहाड़ जो है वो आपके सर के बोझ से उतर जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अब ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी अभी ये कहा कि सर जब हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाया कैसे बनाया सर, इधर देखो, ये हमने कहा कि सर ये हमारा क्वाड्रेंट्स हो जाता है ना, ये हमारे पास माइनस के π/2, ये हमारे पास π/2। जी सर। हमने कहा सर साइन के लिए हम लोग इस वाले इंटरवल में ही रहेंगे, इस रीजन में ही रहेंगे। हमने कहा सर साइन की पॉजिटिव वैल्यू यहां पर मिलती है और साइन की नेगेटिव वैल्यू सर यहां पर मिलती है फोर्थ क्वाड्रेंट पे। ठीक है, तो इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूं, अगर मैं साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूं, तो सर मेरा आंसर कहां पर होना चाहिए, मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होना चाहिए ना, मेरा आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। यानी सर साइन इनवर्स 1/2 कितने में मिलेगा, 30 डिग्री पे, तो मेरा आंसर हो जाएगा π/6 या फिर 30 डिग्री। कितना हो जाएगा, π/6 या 30 डिग्री। सर साइन इनवर्स के अंदर आपने पॉजिटिव वैल्यू डाली हुई है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही आंसर आना चाहिए, यानी ये बन जाएगा π/4 45 डिग्री। यहां पर भी पॉजिटिव वैल्यू डाली है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आंसर होना चाहिए यानी 60 डिग्री, यानी π/3 हो जाएगा। जी सर, यहां तक एकदम बेसिक्स आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि सर ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। सिमिलरली अब अगर मैं बात करूं किसकी, कि सर साइन इनवर्स के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू डाली है। अब नेगेटिव वैल्यू आपको बेटा इस वाले क्वाड्रेंट पे मिल रही होगी ना, इस वाले रीजन में आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही होगी। तो सर जब मैं साइन इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू डालूंगा तो मेरा आंसर भी नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट पे ही गिरना चाहिए। तो साइन इनवर्स के अंदर अगर आप -1/2 डालोगे तो आपका आंसर हो जाएगा माइनस के π/6 हो जाएगा, ये माइनस के π/4 हो जाएगा और ये माइनस के π/3 हो जाएगा। अच्छा है ना। तो अब ये खेल हुआ बेटा साइन इनवर्स के साथ। हम जाएंगे कोसाइन इनवर्स में। कोसाइन इनवर्स में देखो कैसे चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर फिर से मैं आप लोगों के लिए ग्राफ ड्रॉ करता हूं एंड देन उसके बाद एक्सप्लेनेशन करते हैं कि सर कोसाइन इनवर्स में ये हमारे पास क्वाड्रेंट्स हो जाएगा। और कोसाइन इनवर्स की बात करें तो सर इस बार हम लोग 0 से पाई तक के रीजन में देखते हैं, जिसमें ये वाले रीजन की बात हो रही होती है, इस वाले रीजन की, है ना। जी सर, इस वाले रीजन की बात होती है, 0 से पाई के रीजन की। और यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सर यहां पर कोसाइन जो होता है पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है, यहां पर कोसाइन जो है सर वो नेगेटिव वैल्यू होल्ड करता है। ठीक है भाई, ठीक है। तो हम लोग ये कहेंगे कि सर अगर मेरे को पॉजिटिव वैल्यू चाहिए तो मैं इस क्वाड्रेंट पे रखूंगा,
अपने आप को? जी सर। और अगर मुझे नेगेटिव वैल्यू चाहिए तो मैं इस क्वाड्रेंट पे रखूंगा एंगल को, है ना? ठीक है सर। तो अब ध्यान से देखिए सर, फिर से अगर मैं इसमें कंसेप्ट लगाता हूं कि मुझे कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप 1/2 डालते हैं, एक कंडीशन ये, और एक कंडीशन में कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप माइनस के 1/2 डालते हैं, एक कंडीशन ये। सर कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप 1/√2 डालते हैं, एक कंडीशन ये। कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप माइनस के 1/√2 डालते हैं, एक कंडीशन ये। सर कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप √3/2 डालते हैं, एक कंडीशन ये। और कॉस इनवर्स के अंदर अगर आप माइनस के √3/2 डालते हैं, एक कंडीशन ये। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहीं पर सारा खेल हमें समझ में आ जाएगा। यहीं पर सर, यही तो खेल है, यही तो खेल है। तो ये लो, हमने कहा सर, हमने क्या डाला सर? पॉजिटिव वैल्यू डाली कोसाइन इनवर्स के अंदर, पॉजिटिव वैल्यू डाली। तो सर मेरा आंसर पॉजिटिव क्वाड्रेंट पे ही होना चाहिए जिसमें कोसाइन पॉजिटिव है, वही होना चाहिए। यानी सर मेरा आंसर कहां पर हो जाएगा? मेरा आंसर हो जाएगा π/6 पर। नहीं सर, ये 3 पर होता है, 60 डिग्री पर होता है। ये π/4 पर होता है, और ये 60 डिग्री यानी कि 30 डिग्री यानी π/6 पर होता है। सिमिलरली अगर मैं कोसाइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाल रहा हूं तो सर मेरा एंगल हो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। मेरा एंगल कहां पहुंच जाएगा सर? सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाएगा। अब आप लोग ये बात जानते हैं कि क्या जानते हैं सर? क्या जानते हैं? इधर देखना ध्यान से, ये खेल बहुत अच्छे से समझना भाई, बहुत अच्छे से। कैसे सर? कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोई भी एंगल क्यों ना हो, उसे हम लोग थीटा ही लिखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल जो हो, इसे दो तरीकों से लिखा जा सकता है। पहला तरीका होता है बेटा π-θ, जो कि ज्यादातर यही इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा तरीका होता है π/2 प्लस थीटा, ऐसे करके लिखा जाता है क्योंकि π/2 में प्लस हो जाता है। ये वाला मेथड भी अच्छा है लेकिन कम यूज होता है, ठीक है? तो मैं इसको थोड़ा और अच्छे से लिखना चाहूंगा कि एक मेथड कौन होता है सर? एक मेथड होता है हमारे पास π-θ, जो ज्यादा यूज होता है, और एक मेथड होता है π/2 माइनस नहीं प्लस थीटा होता है। ये दूसरा मेथड होता है लेकिन इसको कम इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा सर, अगर मैं चौथे और तीसरे क्वाड्रेंट की बात करूं तो इनके एंगल्स को कैसे लिखा जाना चाहिए? बेटा थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल को हम लोग π+θ के फॉर्म में लिखते हैं, ये ज्यादा यूज होता है। लेकिन एक हम लोग 3π/2 माइनस थीटा के फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन ये कम इस्तेमाल होता है। अच्छा, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में या तो हम लोग इसे 2π माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं जो ज्यादा इस्तेमाल होता है, या फिर हम लोग इसे 3π/2 प्लस थीटा के फॉर्म में लिखते हैं जो कि कम इस्तेमाल होता है। तो मैं इंपॉर्टेंट वालों को क्या कर रहा हूं बेटा? स्टार मार्क कर रहा हूं कि ये वाले आपको याद रखने हैं, है ना? कि सर ये वाले ही हमें ज्यादातर इस्तेमाल करने हैं क्योंकि इन्हीं से हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब सर अगर मुझे सेकंड क्वाड्रेंट पे कोई एंगल चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट पे कोई एंगल चाहिए, तो सर इस एंगल को मैं कैसे लिखूं? मैं कहूंगा सर यहां से आप देख लो कितना एंगल होगा। यहां से मान लो 30 डिग्री है, तो अब आप इसे लिखोगे कि सर ये π-30 डिग्री यानी π-π/6 हो जाएगा। π-π/6 हो जाएगा। ये आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे से सीखते हो। तो हमने कहा कि सर सबसे पहले नोट ये किया जाए कि 1/2 मिलता कितने पे है सर? π/3 पर। लेकिन हमें जाना है सेकंड क्वाड्रेंट पे, तो आंसर क्या हो जाएगा? π-π/3 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 2π/3 हो जाएगा। अच्छा सर 1/√2 कब मिलता है? π/4 पर। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो ये π-π/4 हो जाएगा जो कि 3π/4 में बदल जाएगा। अच्छा सर √3/2 π/6 पर मिलता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है तो π-π/6 हो जाएगा जो कि आपका 5π/6 हो जाएगा। आपको इस तरीके से एंगल्स निकालने हैं, है ना? थोड़ा सा कोसाइन वाला काम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा क्योंकि मुझे सेकंड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत पड़ रही है, जिसके लिए मुझे पाई माइनस करना पड़ता है। तो ये पाई माइनस कॉन्सेप्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा प्लीज, ठीक है अक्की भैया, प्लीज हम कर लेंगे। अब मैं आप आपको सीधा क्वेश्चंस की तरफ लेकर चलता हूं। जरा ध्यान से देखिए कैसे कैसे सवाल आप लोगों को मिल रहे हैं। जैसे पहला सवाल कह रहा है कोसाइन इनवर्स -1/2, तो सर हमें सेकंड क्वाड्रेंट में एंगल रखना है, तो ये पाई माइनस के π/4 हो जाएगा। सर क्लीन थोड़ा सा वो वाला पेन यूज करते हैं, ये बढ़िया अभी के लिए, ये बढ़िया पेन। तो सर ये क्या हो जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा सर? 3π/4 हो जाएगा, है ना?
कोसेक इनवर्स रूट टू। सर कोसेक इनवर्स रूट टू को हम लोग लिख सकते हैं कैसे? बेटा कोसेक इनवर्स को आप लोग लिख लो साइन इनवर्स 1/√2 लिख लो, ऐसे करके लिख लो। तो साइन इनवर्स 1/√2 सर पॉजिटिव वैल्यू डाली है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेंगे, यानी मेरा आंसर क्या हो जाएगा? पाई/4 हो जाएगा। जी सर। कॉट इनवर्स -√3 को बेटा आप लोग कैसे लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कि सर कॉट के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाली गई है और √3 हमें मिलता है कब? 30 डिग्री पर। कॉट में √3 कब मिलता है? 30 डिग्री पर। लेकिन कॉट जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो ये पाई -30 डिग्री यानी पाई -π/6, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5π/6 आ जाएगा। इधर आते हैं सर tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू डाली गई है और tan इनवर्स का नेगेटिव वैल्यू सर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है तो मेरा आंसर आ जाएगा -π/6 आ जाएगा, है ना। सर सेक इनवर्स के अंदर नेगेटिव डाली गई है, सेक के लिए मुझे जाना होता है पाई माइनस के फॉर्म में और √2 कब आता है? सर π/4 पर आता है, तो आप ये पाई -π/4 लिखोगे तो ये 3π/4 हो जाएगा। और साइन इनवर्स -1/√2 करेंगे तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, वो भी π/4 एंगल के साथ, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप -π/4 लिखकर आंसर कर सकते हैं। इन दिस वे आप सभी प्रिंसिपल वैल्यूज को ढूंढ सकते हैं। सारा खेल था उसी ग्राफ के ऊपर। जब आप उस ग्राफ को समझ सकते हैं तो इनको हलवे की तरह निकाल दिया हम लोगों ने। चलो सर हलवा साइड करो, आगे चलते हैं। यहां देखो बेटा आपसे कह रहा है कि सर इसकी वैल्यू निकाल कर दे दीजिए। चलिए देखते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू पे ही खेल खेलेंगे। सर tan इनवर्स के अंदर पॉजिटिव डाला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिएगा और फर्स्ट क्वाड्रेंट में √3 हमें मिलता है π/3 पर। ठीक है सर। माइनस सर सेक इनवर्स -√2 है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है। सेकंड क्वाड्रेंट में जब जाएंगे तो हम कहेंगे सर पाई में से माइनस करिएगा और 2 का मिलता है सर 60 डिग्री पर यानी π/3 पर मिल जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। सर कोसेक इनवर्स के अंदर पॉजिटिव डाला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिएगा और 2/√3 हमें मिलता है 60 डिग्री पर यानी π/3 पर मिल जाएगा। ठीक है सर, यहां तक अपना समझ में आ गया? जी सर, यहां तक समझ में आता है। तो ये हो जाता है π/3, ये हो जाता है -2π/3 और ये हो जाता है बेटा अगेन π/3। सर π/3 -2π/3 बेटा 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। बढ़िया था सर, इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन। बार बार बोलूंगा बेटा प्रिंसिपल वैल्यू का खेल पहले आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलो आगे चलते हैं। अगला सवाल, सर cos इनवर्स 1/2 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स -1/2। सर cos इनवर्स के अंदर पॉजिटिव डाला है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहिएगा और 1/2 हमें मिलता है 60 डिग्री पर यानी π/3 हो जाएगा। -2 टाइम्स ऑफ साइन इनवर्स -1/2 है, नेगेटिव वैल्यू डाला है तो सर फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइए और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका आंसर माइनस के पाई, ये मिलता है 30 डिग्री पर तो माइनस के π/6 हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर दिस इज π/3, दिस इज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये π/3 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा सर? 2π/3। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज के हिसाब से चल रहे हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। साइन इनवर्स में -√3/2 प्लस कॉस इनवर्स में -√3/2। सर साइन इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू डाली है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइए। फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल माइनस में रहेगा, -√3/2 हमें मिलेगा 60 डिग्री पे यानी π/3 हो जाएगा। प्लस सर कॉस इनवर्स के अंदर आपने नेगेटिव वैल्यू डाली है तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए पाई माइनस कर दीजिए और √3/2 हमें कब मिलता है सर? π/6 पर मिलता है। तो ये बन जाएगा माइनस के π/3, ये बन जाएगा 5π/6 बन जाएगा। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के 2π प्लस के 5π, तो मिलाकर आपके पास आ जाएगा 3π/6, जिसे सिंप्लीफाई करके आप π/2 लिख सकते हैं। सो दिस इज द आंसर। ठीक है, ठीक है भाई, दिस इज द आंसर। चले आगे चलो। नेक्स्ट सर tan इनवर्स के अंदर नेगेटिव डाला गया है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाइएगा यानी माइनस के 30 डिग्री पाई माइनस के π/6। सर कॉट इनवर्स के अंदर नेगेटिव डाला है तो सेकंड क्वाड्रेंट में चले जाइएगा, पाई माइनस में क्या हो जाएगा? 1/√3 मिलता है 60 डिग्री पे यानी पाई माइनस π/3। सर ये माइनस के π/6, ये हो जाता है प्लस के 2π/3। एलसीएम ले लेंगे तो बेटा 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के पाई, ये हो जाएगा हमारे पास 4π, यानी मिलाकर हमारे पास 3π/6 हो जाएगा। कैंसिल करने पर सर π/2 आ जाएगा। सो दिस विल बी योर आंसर। जी सर, ठीक है, चलें आगे। चलो कैसे धड़ल्ले से सॉल्व हो रहे हैं, लेकिन इसकी नॉलेज काफी देर लगी हमें सेट करने में।
यहां देखिए सर, इवैल्यूएट द फॉलोइंग। अच्छा, सी पार्ट लिखा ही नहीं है क्या यार? सी पार्ट क्या है? सी पार्ट लिखा ही नहीं है तो गलत बात है। चलो सी पार्ट हम लिख देते हैं। सर मान लीजिए आपको यहां पर tan इनवर्स देता है और यहां पर आपको tan दे देता है 4 पाई अपॉन में 3। कितना दे देता है? 4 पाई अपॉन में 3। अब बच्चे का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मनमोहक, एकदम प्रसन्न कर देने वाली गलती ये होती है कि बच्चा कहता है कि सर साइन इनवर्स को साइन से काट दो, आंसर 2 पाई बाई 3 हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 2 पाई बाई 3। लेकिन बेटा ये बात सोचो ना, आपने अगर इसका आंसर 2 पाई बाई 3 लिख दिया तो 2 पाई बाई 3 जो होता है वो उसके गिवन रेंज यानी माइनस के पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग नहीं करता है सर, नहीं करता है। यानी मेरा आंसर 2 पाई बाई 3 नहीं हो सकता। तो सर क्या होगा? वही तो बताने वाला हूं, सुनो। हमने कहा कि सर हमें साइन 2 पाई बाई 3 दे रहा है, तो सबसे पहले साइन 2 पाई बाई 3 को सॉल्व करने की कोशिश करें। सर साइन 2 पाई बाई 3 जो होता है वो होता है साइन पाई प्लस पाई बाई 3 होता है। कितना होता है? पाई प्लस पाई बाई 3। सर सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है ये, सॉरी, पाई माइनस पाई बाई 3 होता है, पाई माइनस के पाई बाई 3 होता है। तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज सर पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये कन्वर्जन के बाद साइन पाई बाई 3 बन जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास √3 अपॉन में 2 आ जाएगा। यानी सर आपने साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू डाल दी। तो जब आपने साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू डाल दी मेरे दोस्त, तो इसका मतलब आप साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3 जब कैलकुलेट कर रहे होगे तो आपने साइन 2 पाई बाई 3 की वैल्यू यहां पर √3/2 डाल देनी है। तब आप अपना प्रिंसिपल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाइए कि सर साइन इनवर्स के अंदर पॉजिटिव वैल्यू डाली गई है तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा तो हमारा आंसर हो जाएगा पाई अपॉन में 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, ये हो गया अपना ए पार्ट। जी सर, अब बी पार्ट की तरफ चलते हैं। ठीक है, बी पार्ट के अंदर कोसाइन इनवर्स, कोसाइन 7 पाई बाई 6 लिखा है तो बेटा कोसाइन इनवर्स और कोसाइन को काट के 7 पाई बाई 6 मत कर दीजिएगा, पहले कोसाइन 7 पाई बाई 6 को सॉल्व करना है। सर इसे सॉल्व करने के लिए कोसाइन ये बन जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6 में बदल जाएगा, और आप कहेंगे सर पाई प्लस पाई बाई 6 थर्ड क्वाड्रेंट का एक एंगल है, तो कोसाइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस के कोसाइन पाई बाई 6 हो जाएगा। सर कोसाइन 30 डिग्री होता है √3/2 यानी माइनस के √3/2, यहां से आंसर आ जाता है किसका? कोसाइन 7 पाई बाई 6 का। अब अगर मुझे यहां से निकालना है क्या सर? कोसाइन इनवर्स में कोसाइन 7 पाई बाई 6 निकालना है, तो मैं कोसाइन इनवर्स के अंदर कोसाइन 7 पाई बाई 6 की वैल्यू डाल देता हूं। तो सर कोसाइन इनवर्स के अंदर आपने डाली नेगेटिव वैल्यू, सर नेगेटिव वैल्यू डाली तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना तो पाई माइनस के पाई बाई 6 हो जाएगा। नाउ योर आंसर विल बी 5 पाई बाई 6 हो जाएगा। ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। तो भाई अब समझ जाओ मैं क्या करने वाला हूं, समझ जाओ ये क्या करने वाला हूं। मैं आप लोगों को होमवर्क देने वाला हूं कि मुझे आप लोगों को बताना है सी पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए, है ना? सी पार्ट का आंसर क्या होना चाहिए ये आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। तो ये था प्रिंसिपल वैल्यू का पूरा कॉन्सेप्ट। प्रिंसिपल वैल्यूज को बेटा बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बिकॉज दिस इज रियली वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से काफी अच्छे सवाल बनते हैं। एमसीक्यू ले लीजिए, 1 मार्कर ले लीजिए, 2 मार्कर ले लीजिए, काफी सवाल बनते हैं, अच्छे सवाल बनते हैं। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। सो दैट वाज ऑल गाइस, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।